अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जैसे कि मैंने वादा किया था, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने वाले अपनी समरी। ठीक है, इसके फ़ौरन बाद मैं आपको इसकी मैं एक्सरसाइज इंशाल्लाह हल करूँगा और बाकी चैप्टर्स की भी समरीज जो है ना वो अपलोड जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप नंबर अच्छे लें, ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो। तो सबसे पहले जो आपकी बुक से हम स्टार्ट करते हैं, एटम है। एटम क्या है? एटम जो है वो it is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। ठीक है, किसी भी एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल। एलिमेंट क्या होता है? कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस कोई भी चीज़ विच है मैसन वाली, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस से एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड मोर, जिसको हम और ज़्यादा तकसीम नहीं करते। मॉलिक्यूल क्या होगा आपका? प्योर केमिकल सब्सटेंस, यानी जो एक ही चीज़ से बना हो, जैसे गोल्ड है। ठीक है, वैसे आजकल तो गोल्ड में दूसरी इम्प्योरिटीज डाल के जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद जो है आपके पास अब एटम सिंगल भी हो सकता है और उसमें वो एज अ ग्रुप भी आ सकता है। उसके बाद आयन है। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयन बन जाता है। तो आयन क्या है? एनी स्पीशीज विच हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। ठीक है, तो इसमें दो तरह के आएंगे आपके पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आपकी बुक में जो मॉलिक्यूल था वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्योर सब्सटेंस, वो भी हो गया। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटाइन होगा। कैटाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद आपके पास एनाइन आता है। इसकी एग्जांपल में आप सोडियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला हो तो वो एनाइन होता है, जैसे क्लोराइड आयन होता है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपकी डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर आयन। तो इफ़ जिस तरह एक एटम लूजेस और गेन करता है तो वो आयन कैटायन या आयन बनता है, इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या? प्योर केमिकल सब्सटेंस, तो वो अगर अपना एक एटम लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। उसके बाद की बुक में है रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम विच इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग एन एटम मास विद 1/12। अब देखें ये क्या मतलब इस डेफिनेशन का। असल में कुछ एटम का मास इतना छोटा होता है हम उनको माप नहीं सकते, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम एज आ रेफरेंस ले लेते हैं कि इस चीज़ से इतना अगर होगा तो वो ये होगा। ठीक है, तो यानी कोई भी एलिमेंट का मास जब हमने निकालना है एटम का, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कार्बन का अगर 1/12वां हिस्सा हो तो उसके साथ ये कितना बनता है, उस तरह हम इसका रिलेटिव मास निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी डेफिनेशन जो बुक में है वो आपकी आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होते हैं? एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के देखना कितने आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, जैसे 3 है, प्रोटीन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो इन अटोमिक नंबर सेम होता है। अटोमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और मैस नंबर डिफरेंट होता है, यानी इसमें न्यूट्रॉन में असल में जाके ना फर्क आता है। प्रोटॉन भी सेम ही होते हैं तकरीबन। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा आपकी बुक में जो है एक दो और उसमें पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैटाइन में चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन ये मोस्टली गैसेस में होता है, जो आपका कैटाइन होता है। एनाइन कम ही होती हैं, रेयर होते हैं। ठीक है, आइसोटोप के बाद आपकी जो बनेगी डेफिनेशन वो है, अच्छा इसमें ये थोड़ी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये आपके एमसीक्यूज के लिए 280 नेचुरली ऑकरिंग है, M40 आर रेडियो एक्टिव है, 300 उनमें से अनस्टेबल हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल डिस्टिंग्विशन। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाल के और भी चीज़ें बनाई गई हैं। उसके बाद आपका आ गया मोनो आइसोटोप्स, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सिर्फ एक एक आइसोटोप है, तो उनको हम क्या करेंगे? अगर तो किसी एलिमेंट का एक ही आइसोटोप होगा तो हम उसको मोनो आइसोटोप कहते हैं, जैसे फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड है। उसके बाद आपकी
ठीक है, ज़्यादा होंगे तो वो डाइट ट्राई हो जाएंगे। उसके बाद आपकी आ गई आपकी बुक के अंदर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस क्या है कि कितनी क्वांटिटी में अगर कोई नेचुरली अवेलेबल एक आइसोटोप नेचुरली कितनी मिकदार में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। अब इसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक बुक में दी गई है वो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स फ्रॉम एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने आइसोटोप हैं उसको मालूम करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ करते हैं। अब इसके जो पॉइंट मैंने वैसे 3 बना दिए हैं, तो इसमें है क्या, देखें आप, ये या तो बुक से करेंगे लेकिन आपकी कंसेप्चुअली इसमें 2-3 पॉइंट ही बन सकते हैं। तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ चूँकि हम समरी बयान कर रहे हैं। तो इसकी समरी में आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमें जो भी सैंपल दिया हो गया हमने उसको क्या करना है, गैसीय स्टेट में लाना है। गैसीय स्टेट में लाएंगे तो उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की बिछाड़ करेंगे और उसको क्या करेंगे, आयंस में तब्दील कर देंगे। जब आयन में तब्दील होगा फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, आयंस को जब एक्सेलरेट करेंगे तो आगे जाके प्लेट्स होती हैं, उसके बाद वहाँ पे वो हीट करेंगे। वहाँ से हमने वहाँ एम्पलीफायर लगाए होते हैं जो उसको ग्राफ की शक्ल में या जैसे भी जो भी तरीका होगा हमारा, वहाँ से ये हम आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी बुक में भी ऐसे वैसे पॉइंट बना के लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि हमने जो सैंपल है उसको वेपराइज करना है, उसके बाद उस पर इलेक्ट्रॉन की बिछाड़ करेंगे तो आयंस में तब्दील हो जाएंगे। आयंस को आगे हमने जो है वो मैग्नेटिक लगाया होता है, वहाँ से वो फुल एक्सेलरेशन के साथ आगे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, फिर सर्कुलर पाथ में वो जो है मूव करते हैं। वहाँ से आगे हमने कलेक्टर प्लेट लगाई होती है और वहाँ पे जाके हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हम जो है वो उसको मालूम कर लेते हैं इसके एटॉमिक मैसेज, जिस भी चीज़ का हमने मालूम करना हो। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा भी और तरीके हैं, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है आइसोटोप गैसियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रासाउंड डिफ्यूजन। ये आपके एमसीक्यू के लिए हो सकते हैं, अपने मैसेज को याद नहीं करना। उसके बाद आपके पास जो आपकी बुक में है, हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारी 10 मिनट की समरी है। तो उसके बाद आपकी जो एनालिसिस है, एनालिसिस क्या होता है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, ये मैंने हल कर दी। वैसे मैं एग्जांपल के लिए अलहदा बना दूंगा, ये वैसे आप देख लें। सिंपली जो यहाँ ये देखें, जैसे नियॉन दिया हुआ है, इसको 20 को इसके पहले के साथ 90 + 92 फिर 21 को ये मैंने हल कर दिया भाई, 20.18 आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल मैं वैसे दोबारा हल करूँगा। ये वैसे देख लें, ये एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन है। सिंपलेस्ट रेशियो अगर वो बताएगा, जैसे C6H6 है, तो अगर हम देखें दोनों 6-6 हैं, दोनों का 6-6 कैंसिल करेंगे तो 1-1 बनेगा, यानी दोनों का रेशियो 1-1 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल बताता है, यानी अगर CH अगर एम्पिरिकल फार्मूला है तो C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मोल क्या आता है, जब हम किसी भी मैस किसी भी सब्सटेंस को ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो मोल बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन का मैस जो है वो 1.008 है, अगर हम इसके साथ ग्राम लगा देंगे तो ये 1 मोल बन जाएगा। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम होता है, ठीक है ना, H2O, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 16, अगर इसके साथ ग्राम लगा दें तो ये भी 1 मोल बन जाता है। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट भी वही है। ठीक है, ये देखें, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो ये 1 मोल होता है। किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होगा ना, वो 6.02 × 10⁻³ एटम्स उसके बराबर होता है। हर कोई भी होगा एटम मॉलिक्यूल, अगर हम ग्राम रखेंगे 1, यानी किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसके बाद ये तकरीबन, उसके बाद आपकी यील्ड थी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो यील्ड की डेफिनेशन सिंपल है, जो हमें कोई भी चीज़ जो आफ्टर प्रोडक्शन हमें हासिल होती है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन रह गई है। वो क्या है कि जो चीज़ यानी कम हो, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लें, वुड को हम जलाएं, हवा के अंदर ऑक्सीजन एक्सेस होती है, लेकिन जो चीज़ कम होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इंशाल्लाह इसके बाद फ़ौरन मैं इसके एक्सरसाइज की पहले चैप्टर की और न्यूमेरिकल जितनी प्रॉब्लम की वीडियो बनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।